हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भारत शर्मा है और मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ क्लास 11, क्लास 12 एंड सीए फाउंडेशन। तो बेटा क्लास 11 के अंदर हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, वहां पर बच्चों के कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं। जब हम एग्जाम देते हैं तो हम उसको बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम थ्योरी पर ध्यान नहीं देते। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी का, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। शुरुआत करनी है हमें चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। बात करें, हमने पढ़ा कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखते हैं, अगर आप हिंदी सीखते हैं तो सबसे पहले ए अनार सीखते हैं। यहां पर अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको अकाउंट एक लैंग्वेज है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। कहा जाता है कि अकाउंट एक आर्ट भी है और अकाउंट्स एक साइंस भी है। अगर मैं बात करूं अकाउंट आर्ट कैसे है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आप एक लॉजिकल तरीके से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर उठाया, पेन उठाया और अकाउंट्स हो गई, नहीं। उसके लिए आप प्रॉपर क्या करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, जहां पर आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक सीक्वेंस में चलते हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि अकाउंट एक साइंस है। अकाउंट साइंस किस तरह से है, क्योंकि अकाउंट्स बेस्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रात रात में नहीं बनाए जाते, इनके लिए कई कई इयर्स की रिसर्च लगाई हुई है, तब जाकर के ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तैयार हुए हैं। इन्हीं को बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों कहा गया, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अकाउंटिंग होगी तो किस चीज से होगी, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर होगी। कोई भी अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करना चाहता है, बेटा सबसे पहले उसको क्या फॉलो करने होंगे, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए इन्हें बोला जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, कोई अगर अमेरिका में भी अकाउंटिंग कर रहा है, कोई जापान में अकाउंटिंग कर रहा है, कोई चाइना में अकाउंटिंग कर रहा है, जहां पर भी अकाउंटिंग हो रही है, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं, देखिए क्या लिख रहा है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमने कहा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, रूल्स, गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिनको एक रात में नहीं बनाया गया, जो कई साल की मेहनत के बाद बनाए गए हैं। टू ब्रिंग, किस लिए बनाए गए हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ताकि क्या आ सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से और मिस्टर बी अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से। चेंज क्या होगा, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अपना पर्सनल जजमेंट लगाएंगे, वो अपनी अकाउंटिंग को अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर देंगे, वो अपनी अकाउंटिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। तो बेटा कोई क्या हम मिस्टर ए की अकाउंटिंग को मिस्टर बी की अकाउंटिंग से कंपेयर कर पाएंगे, मतलब ही नहीं बैठता। हम क्या नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए मुझे, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या जरूरी है मिस्टर ए की अकाउंटिंग को मिस्टर बी की अकाउंटिंग से कंपेयर करना है, नहीं। मिस्टर ए अपनी ही पिछले साल की अकाउंटिंग से कंपेयर करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स को, तो क्या वो कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए होगी, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो इसीलिए क्या फॉलो करने जरूरी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तभी आप अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर पाएंगे, चाहे खुद के अकाउंट से, लास्ट ईयर के, या किसी अदर पर्सन के अकाउंट से। तो लिखा है to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information, ताकि हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अदर यूजर्स तक पहुंचा सके। आप जो अकाउंटिंग करते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ आपके काम आएगी, आपके तो किसी काम नहीं आएगी। हम कौन है, हम तो अकाउंटेंट हैं।
हम तो फैक्ट्री में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, अकाउंटिंग करके दे देंगे। वो काम किसके आनी है? मालिक के, है ना। तो वो कौन है? ओनर, यूजर है। और किसके काम आनी है? जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ है, वो बैंक भी मांगेगा। और किसके काम आएंगी? जो हमें उधार गुड्स दे रहा है उसके काम आएंगी, मतलब हमारे क्रेडिटर्स। जो हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज जो सर्विस कर रहे हैं, उनके काम आएगी, क्योंकि वो ये देखेंगे कि क्या कंपनी ग्रो भी कर रही है, कल को हमें बोनस भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इन सब लोगों के काम आनी है। और इन सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या फॉलो करने होंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो वो लोग आपकी अकाउंटिंग के ऊपर बिल्कुल भी रिलायबिलिटी नहीं दिखाएंगे। हमने लिखा GAAP। मैंने बोला GAAP क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता है। क्या कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? देखिए ध्यान से, कह रहा है अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, और सॉल्वेंसी का मतलब हम अपनी लायबिलिटी पे करने में कितने सक्षम है, वो हमारी सॉल्वेंसी कहलाती है। हमने कितना प्रॉफिट कमाया है बिजनेस ने, और हमने अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए हम कितने सक्षम हैं। मतलब हमारे पास जो लायबिलिटी है, हमारे पास उसके कंपैरिजन में असेट्स कितने हैं, वो हमारी सॉल्वेंसी को डिफाइन करता है। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये शो करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों को हमारी अकाउंटिंग की जरूरत है। कह रहा है इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसीलिए जरूरी है कि इन स्टेटमेंट्स को बनाया जाए एक प्रॉपर लैंग्वेज के, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, एंड सेट रूल्स। अगर आप बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए अकाउंटिंग कर लेंगे तो वो अकाउंटिंग आपकी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगी किसी भी तरह से। कह रहे दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है बेटा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनको कहा जाता है। कह रहा है दीज प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स all over the world as general guidelines for preparing the accounting statement। क्या इनको पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है एज ए जनरल गाइडलाइंस, क्योंकि बिना इनको फॉलो किए अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। क्या these principles have developed over a course of period from usage। इनको रेगुलर यूज करके देखा गया कहां पर सही है और कहां पर गलत है, चेंजेस लाए गए। रीजंस, कॉमन एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों का, हिस्टोरिकल प्रोसीजर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, लोगों ने क्या रिएक्शन किया है इनको यूज करके, उनके इंडिविजुअल्स के स्टेटमेंट्स के बेस पर एक लंबे समय के बाद इनको तैयार किया गया। प्रोफेशनल बॉडीज जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन सब ने इनके ऊपर क्या दी है? अपनी अपनी गाइडलाइंस दी हैं। एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, और हमारी जो गवर्नमेंट है, इनकी जो एजेंसीज हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर प्रॉपरली काम किया है, तब जाकर के ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिए हैं 1 से लेकर 32 तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दे चुके हैं। उनमें से जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि आपके 3 फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, 3 फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जिनको हर अकाउंटिंग से पहले फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या क्या है उनकी हमें बात करनी है। सबसे पहला आता है फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, नाम से पता चल रहा है गोइंग कंसर्न मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, वो हम ये मान के चलेंगे कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा, वो लंबे समय तक
चलता रहेगा। अगर हम ये ऐसा नहीं मानेंगे तो बेटा हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, आपने बैंक से लोन लिया है 20 साल का, क्या सोच के कि मेरा बिजनेस कम से कम 20 साल तक तो रहेगा, तभी तो उस बिजनेस के नाम पे आप क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो। आपने एक मशीन खरीदी है, वो मशीन 20 साल तक काम करती है, 30 साल तक काम करती है, आप क्या सोच के वो मशीन खरीद रहे हो कि मेरा बिजनेस अगले 30 साल तक रहने वाला है। तो आप सबसे पहली फंडामेंटल एजम्पशन क्या लेने वाले हो कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा लंबे समय तक, बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। अगर हम ऐसा मान लेंगे कि बिजनेस मेरा अगले साल बंद हो जाएगा तो ना तो आपको कोई लोन देगा, ना आप असेट खरीद पाएंगे 20 साल वाली, 30 साल वाली लाइफ वाली, तो आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो कर पाएगा, चल कैसे पाएगा, नहीं हो पाएगा। सबसे पहली एजम्पशन ही क्या लेनी होगी, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर। बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। आप किसी से उधार ले रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, किस बेस पर, क्योंकि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। आप किसी को उधार दे रहे हैं किस बेस पर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर। तो ये कंसेप्ट सबसे पहली फंडामेंटल एजम्पशन है इस बेस पर कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। पढ़िए क्या लिखा है, एज पर दिस कंसेप्ट it is assumed, क्या assume किया गया, that the business will continue to exist for a long period in the future, लंबे समय तक चलता रहेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। The transactions are recorded in the books of account, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी on the assumption, किस assumption पर, that it is a continuous enterprise, कि ये कॉन्टिन्यूअस एंटरप्राइज है, ये चलता रहेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दैट आउटसाइडर पार्टीज, जो बाहर के लोग हैं, एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे से लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस बेस पर होंगे, इसी बेस पर, ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कह रहे हैं गिव लोन, वो हमें लोन देंगे, एंड परचेज द शेयर्स एंड डिवेंचर्स, वो हमारे शेयर डिवेंचर खरीदेंगे, क्या सोच के कि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पास पैसा, तभी तो उनके पैसे क्या होंगे, ग्रो करेंगे, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी। एग्जांपल दिया हमने, फॉर एग्जांपल, इफ ए मशीन इज परचेज वर्थ वुड लास्ट, विच वुड लास्ट से फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, आपने मशीन खरीदी है 10 साल जो चलेगी, क्या सोच करके, क्योंकि बिजनेस आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस कम से कम 10 साल तो रहेगा ही, मतलब आप लंबे समय तक बिजनेस को चलाने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, वो जो 10 साल की लाइफ है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट को बांट देंगे, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, 10 साल उसकी लाइफ है, तो 1 लाख अपॉन 10,000, 1 लाख अपॉन 10 कितना आ गया, 10,000 पर ईयर। तो आप हर साल कितने रुपए मशीन पर खर्च करने वाले हैं, 10,000 रुपए। तो ये आपने क्यों करी कैलकुलेशन, क्योंकि आप मानते हैं कि मेरा एंटरप्राइज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो लिखा है द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन विल बी स्प्रेड ओवर नेक्स्ट 10 ईयर फॉर कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर, ताकि हर साल का सही प्रॉफिट लॉस निकाल सकें, उसके लिए हमने उसकी टोटल कॉस्ट को 10 साल पे बांट दिया, जिसको आप नाम क्या देते हैं, डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रही बात। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये भी बेसिक अजम्पशन है। कंसिस्टेंसी, मैं ये अजम्पशन लूंगा कि कोई भी मेथड या कोई भी स्टैंडर्ड जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो मेरे पास चलता रहेगा ईयर बाय ईयर, मैं उसको बदलने वाला नहीं हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भैया मैं किसी से भी अपने अकाउंट कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, मैं अपने खुद के अकाउंट से अपने अकाउंट्स लास्ट ईयर के कंपेयर नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ईयर बाय ईयर अपने स्टैंडर्ड्स क्या करता रहूं, चेंज करता रहूं। मान लीजिए हम अकाउंटिंग करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, या हम अकाउंटिंग करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और अब हम सोच रहे हैं कि उसको चेंज करके 1 अप्रैल टू 31 मार्च कर लें। नहीं करना चाहिए। अगर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अकाउंटिंग की है और लास्ट ईयर की अकाउंटिंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे।
ऐसे ही हमारा एक चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन, वहां पर दो मेथड फॉलो होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने पिछले साल यूज किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, आप इस साल सोच रहे हैं मैं फॉलो कर लूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आप अपने अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कंसिस्टेंसी फॉलो करो। कंसिस्टेंसी फॉलो करने का मतलब आप जो मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार फॉलो कर रहे हैं वो ईयर बाय ईयर चलता रहेगा, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अब चेंज किया भी जा सकता है, दिक्कत कुछ नहीं है, चेंज करने में परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, लेकिन चेंज वहां करो जहां पर या तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, गवर्नमेंट कह रहा है आपको कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च ही फॉलो करना है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको कंपल्सरली अप्रैल टू मार्च ही अकाउंटिंग करनी है। आप जो हमें अकाउंट टैक्स देंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अकाउंटिंग का टैक्स देंगे, उनके चलते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, तो वो फॉलो ही क्या करवाते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो और हम क्या फॉलो कर रहे थे अभी तक 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हमारे साथ होगी। अगर हम मेथड फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया डेप्रिसिएशन पे छूट तभी मिलेगी जब आप क्या फॉलो करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा डाउन वैल्यू मेथड, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक बार अगर चेंज कर दिया, अब ये नहीं नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर दिया, आप अगले साल कह रहे हो नहीं भैया मैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करूंगा, नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है या आपके अकाउंट्स एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर चेंज कर दिए तो उसके बाद भी उन्हीं को ही कंटिन्यू क्या करना है, ईयर बाय ईयर फॉलो करना है। पढ़िए क्या लिखा है। This concept states that accounting principle and method should remain consistent from one year to another. ये हर साल सेम रहेंगे। There should not be change. These should not be changed from year to year. इनको बार बार चेंज नहीं किया जाता। In different point, in order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of the different periods and draw important conclusion about the working of the enterprise. क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि हम अपना लास्ट ईयर का अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करें इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, देखें प्रॉफिट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है, उसका रीजन क्या रहा, वो एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की। कह रहे फॉर एग्जाम्पल ए फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, या तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाइए या आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाइए या कोई और मेथड लगाइए, बस ध्यान रखें बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूजन विल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। उसको हर साल फॉलो किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है मेरे पास एक्रूअल कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट इसकी बात करनी है। एक्रूअल कंसेप्ट किसको बोलते हैं? देखिए बेटा दो कंसेप्ट आते हैं अकाउंट्स के अंदर, बेसिस जिसे मैं बोल सकता हूं, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। हम अपने यहां जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसको रिकॉर्ड करने के दो बेसिस हैं, एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस किसको बोला गया? मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं सिर्फ और सिर्फ कैश की, सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं, तो वो कौन सा बेसिस हुआ? कैश बेसिस। मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं चाहे वो कैश की हो चाहे वो क्रेडिट की हो, बस वो इस साल की हो, ये कौन सा मेथड हुआ? एक्रूअल मेथड, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं सिर्फ और सिर्फ जो कैश की है, कैश आया तो रिकॉर्ड करूंगा, कैश गया तो रिकॉर्ड करूंगा। एक्रूअल बेसिस मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं कैश की भी क्रेडिट की भी, बस वो किस साल की हो? करंट ईयर की हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आ रही हूं तो मैं उसको फॉलो करूंगा। ये कौन कहता है? ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। कैश बेसिस कौन फॉलो करते हैं? कैश बेसिस फॉलो करते हैं प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि आप डॉक्टर के यहां जब जाते हो, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली,
चाहे वो आपने ओपीडी की अपॉइंटमेंट ली, चाहे आपने ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट ली, सर्जरी करानी है, भैया पहले पैसे जमा होंगे, बाकी काम सारा बाद में होगा। वहां पर कभी ऐसा तो नहीं होता कि ऑपरेशन आज कर दीजिए, पैसा 6 महीने बाद दे देंगे या किश्तों में दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहां कोई क्रेडिट नहीं चलता। तो वो लोग क्या फॉलो कर सकते हैं? कैश बेसिस वो करते हैं लोग। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, इन लोगों को क्या फॉलो करना पड़ता है? एक्रूअल कंसेप्ट। क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि भैया बिजनेस के अंदर सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, चाहे वो कैश की हो, चाहे वो क्रेडिट की हो, बस वो इस साल की हो। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आप अकाउंटिंग ले रहे हैं, तो उस बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी सब रिकॉर्ड होंगी, भले ही वो पे हुई हो, ना पे हुई हो, भले ही वो रिसीव हुई हो, ना रिसीव हुई हो। ऐसा करना क्यों बेटर है? क्योंकि इसी से ही सही प्रॉफिट निकलेगा। आप आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो कैश की, आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो उधार की, आप प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे सही? तो एक्रूअल बेसिस हमें एक ट्रू प्रेजेंटेशन देता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ट्रू प्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि वो हमें सही प्रॉफिट और लॉस और सही फाइनेंशियल पोजीशन निकाल करके देगा। इसीलिए क्या फॉलो करना जरूरी है? एक्रूअल कंसेप्ट। तो 3 बेसिक एजम्पशन। पहली कौन सी? गोइंग कंसर्न, दूसरी कंसिस्टेंसी और तीसरी एक्रूअल। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इनके ऊपर लिखने के लिए तो आ ही सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है कि 3 बेसिक एजम्पशन बताइए, तो आप नाम लिखेंगे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। अब एक्रूअल को रीड कर लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एक्रूअल बेसिस को यूज किया जाता है किस लिए? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। इट प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये ज्यादा अच्छी हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, क्योंकि यहां पर कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, चाहे पे हुआ हो या ना पे हुआ हो, चाहे रिसीव हुआ हो या ना रिसीव हुआ हो। कह रहा एज कंपेयर टू कैश बेसिस। कैश बेसिस के मुकाबले ये हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक देता है। इन एक्रूअल कंसेप्ट रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब सेल, जो आपको पैसा मिलना है, चाहे वो गुड्स बेचकर, चाहे वो सर्विस देकर। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमैटीरियल। ये बेकार है हमारे लिए। क्या देखना? वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कि पैसा मिला है या नहीं मिला है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रिवेन्यू। कह रहा है जहां पर उनको खर्च किया गया है, जिस साल में खर्च किया गया है उस साल में उनको रिकॉर्ड करना होगा। ये नहीं देखना कि उनके लिए पैसे आए हैं या गए हैं या नहीं गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नॉट, ये देखना हमारे लिए बेकार है। Thus to ascertain true profit and loss, सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period, all expenses and income relating to accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही बात? तीनों बेसिक एजम्पशन बहुत सिंपल है। तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अपडेट्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, इससे आगे की एजम्पशंस पढ़ने के लिए। थैंक यू।